तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी मेरे भाइयों एवं बहनों को। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ एसएसटी को पढ़ पाए और समझ पाए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में तीसरा चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल। हमने उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सभी चीजें पढ़ी। कैसे लोग आना शुरू हुए, कैसे लोग बसना शुरू हुए नदियों के किनारे, कैसे कबीले बनने शुरू हुए, यहाँ तक हमने पढ़ा था। रामायण महाभारत के बारे में हमने भी पढ़ा था। अब दोस्तों हम चौथे चैप्टर की ओर जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो तीसरा चैप्टर होने वाला है, चौथा नहीं शायद तीसरा ही चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों महाजनपद। पहला चैप्टर हमारा वैदिक सभ्यता ये सब था, ठीक है। महाजनपद चैप्टर 4 है हमारा, चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 महाजनपद। महाजनपद देखिए दोस्तों, महाजनपद को जो हमारा चैप्टर 4 है उसका नाम है महाजनपद। तो दोस्तों महाजनपद को जानने से पहले देख लेते हैं मेरा माइक सही है कि नहीं। तो माइक चालू है। तो दोस्तों हम चैप्टर 4 में महाजनपद पढ़ेंगे। तो महाजनपद जानने से पहले और दो बातें आप जान लीजिए। महाजनपद में एक चीज और आता है जिसको बोलते हैं जन, और एक होता है जनपद। एक होता है दोस्तों जन, एक होता है जनपद, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का मीनिंग बता देता हूं, उसके बाद में आपको महाजनपद बना। ये महाजनपद बनने से पहले ये जन और जनपद बना। जन का मतलब क्या है दोस्तों? जन का मतलब है लोग, जन का मतलब लोग, और जनपद का मतलब होता है लोगों के पद। लोगों के पद यानी पैर, है ना। जहां पे भी लोग अपना पैर जमाने लगे, क्या जमाने लगे? पैर। जहां पे भी लोग अपना पैर जमाने लगे वो जन से जनपद बन गए। जैसे कबीलों में जब छोटे छोटे लोग रहते थे, कबीलों में जो जन रहते थे, क्या रहते थे? जन। जैसा कि आपको वैदिक सभ्यता में मैंने आपको पढ़ा था कि सरस्वती की नदी के किनारे बसे थे आर्य जो आए थे कुछ, है ना। वो कबीलों में बसते थे छोटे छोटे, वो एक जगह तो रहते नहीं थे, वो यहां से वहां जाते रहते थे और उनका सफर हमेशा चलता रहता था। वो गायों के द्वारा, ऊँटों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा सवारी करते हुए आगे एक जगह कभी नहीं टिकते थे। उनका बसेरा एक जगह था ही नहीं, अलग अलग जगह हमेशा था। तो जैसा कि आपको जानते हैं कि कबीलों में जो लोग रहते थे, जो जन रहते थे, उन्हीं लोग जब बसने लगे एक जगह, जब कबीला बना लगे, जब लोग अलग अलग जगह रहते थे और एक ही जगह रहने लगे, एक ही जगह रहने लगे, तो वो जन से जनपद बन गए। क्या बन गए? जनपद, है ना। जन से क्या बन गए? जनपद बन गए। और यही जनपद जब जब छोटे छोटे कबीले, देखिए समझिएगा एक बात को, ठीक है। तो जन और जनपद मैंने आपको बता देता, अब मैं आपको महाजनपद बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जन और जनपद मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको महाजनपद के बारे में बताता हूं। देखिए महाजनपद कैसे, क्या हुआ ना कि जब छोटे छोटे कबीले बसते थे, छोटे छोटे कबीले, है ना, छोटे छोटे कबीले जब बसने लगे, उसमें जब लोग रहने लगे, छोटे छोटे कबीलों में गांव जैसा बनने लगा, खेती होने लगी। क्या होने लगी? खेती होने लगी, नहर बनने लगे, क्योंकि नदियों के किनारे थे, क्योंकि नदियों के किनारे बसे हुए थे, नदियों के किनारे। तो नदियों के किनारे बसे होने के कारण नहर बनाने लगी, खेती होने लगी, लोग अगल बगल बसने लगे, कबीले बनने लगे। और इन्हीं देखिए जो कबीले हुआ करते थे ना, क्या हुआ करते थे? कबीले। जितने भी छोटे छोटे कबीले, शुरुआत तो कबीलों से ही हुई है, तो जो जितने भी छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे एक जगह पर, उन कबीलों का एक मुखिया होता था। मुखिया होता था। कौन होता था? मुखिया। ये किसी राजा जैसा नहीं था, ये इन्हीं लोग में से था, इन्हीं लोग में से था। और एक मेन, इन लोग जो कबीले वाले लोग थे वो इसको अपना सुरक्षा मतलब अपना सुरक्षा करने वाला मानते थे, इसको मसीहा मानते थे। ये क्या करता था? सबसे ताकतवर होता था और सबका रक्षा करता था, सुरक्षा का ध्यान रखता था, कैसे क्या होगा ये सब रखता था। पर यही प्रक्रिया जब बड़े मात्रा पे होने लगी, यही प्रक्रिया जब बड़े मात्रा पर होने लगी, जब जब नगरीकरण बढ़ने लगा, है ना, नगरीकरण, जब नगरीकरण बढ़ने लगा, नगरीकरण जब नगरीकरण बढ़ने लगा, देखिए पहला नगरीकरण तो हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा, पहला नगरीकरण हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा,
हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन जब दूसरा नगरीकरण आया, दूसरा नगरीकरण, ये दोस्तों महाजन पद में आया। दूसरा नगरीकरण जब शुरू हुआ, तब नगरीकरण जब बढ़ने लगा, जब खेती बढ़ने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, लेकिन आर्थिक व्यवस्था सुधरने लगी, तो कबीले बड़े बड़े हो गए। कबीले क्या हो गए? बड़े बड़े कबीले हो गए। इन कबीलों में बड़े बड़े घर, बस्तियां, गांव जैसा बसने लगा। बड़े बड़े कबीलों में गांव बसने लगे और इन गांवों का एक राजा होने लगा। और यही जब पद, जो छोटे छोटे लोग जब यहाँ पे जनपद, पहले तो पद यानी एक आध दो लोग रहते थे, जब वही लोग एक जगह जमने लगे, जब सबसे पहले तो उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि छोटे एक कुछ कुछ लोग आते थे, एक जगह पद के समान रहते थे। जब वही ज्यादा लोग एक जगह जमने लगे तो जनपद हो गया। और वही जब सब जनपद मिलकर एक गांव बनाने लगे, बस्ती बनाने लगे, एक कबीले को बड़े कबीले में बदल दिया, एक राज्य जैसा बना दिया, और वहां जब सब जनपद रहने लगे तो यही जनपद बन गया महाजन पद। क्या बन गया? महाजन पद। तो ये था महाजन पद का अर्थ, ये था महाजन पद का मतलब। पद का मतलब एक 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 छोटा छोटा नगर, छोटा छोटा कबीला। फिर वही जब ज्यादा लोग बढ़ने लगे तो जनपद हो गया। फिर वही जनपद जब शहर में बसने लगे, नगरीकरण होने लगी, बड़ा व्यवस्था हो गया तो जनपद होगी, है ना। तो जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत के कितने महाजन पद थे? 16 महाजन पद। भारत में महाजन पद की संख्या कितनी है? महाजन पद, पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 16। 16 संख्या है। कितनी संख्या है? 16 संख्या। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम महाजन पद में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला चीज हम पढ़ेंगे महाजन पदों की संख्या, है ना, जो कि 16 है, ठीक है नहीं। उसके बाद द्वितीय नगरीकरण, दूसरा चीज हम पढ़ेंगे इसमें द्वितीय नगरीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्वितीय नगरीकरण। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी होता है, उसके विषय में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? महाजन पदों की संख्या जो कि 16 है। द्वितीय नगरीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों महाजन पदों के उदय के मुख्य कारण, महाजन पदों के, महाजन पदों के उदय के मुख्य कारण, उदय के मुख्य कारण, मुख्य कारण, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक विकास और व्यवसाय। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और व्यवसाय, व्यवसाय, ये और भी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन 4 चीजों के बारे में, महाजन पद के पढ़ने से पहले, महाजन पद के इंट्रोडक्शन में या महाजन पद की शुरुआत करने समय महाजन पद के ये 4 चीजों के बारे में आप जान जाइए। महाजन पद, जो महाजन पद चैप्टर है, उस चैप्टर से ये 4 चीजें अगर आप समझ गए, महाजन पद के अगर इस 4 चीजों को आप समझ गए अच्छा से, तो महाजन पद से आने वाला कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। आप किसी भी क्लास में हैं, आप कहा 150 शब्दों का आंसर लिख रहे हैं या 200 शब्दों का आंसर लिख रहे हैं, ये चार टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं मेरे साथ मिलके, तो आपका एक भी जवाब छूटने वाला नहीं है। आप सब लिख के आओगे, सब भर के आओ। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। तो देखिए दोस्तों, बात हुआ है 16 महाजन पद का। कितना? 16 महाजन पद का। देखिए ऐसे करके मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा मैप क्यों बनाया है। तो देखिए भारत के पूर्वी, पूरब और दक्षिण से लेकर, पूरब और दक्षिण से लेकर भारत के पश्चिम और उत्तर तक फैला हुआ था महाजन पद। कौन? महाजन पद। भारत का ये वो एरिया है, ये भारत के नक्शे का वो एरिया है, या विश्व के नक्शे का वो एरिया है जहां पे महाजन पद का बसेरा था, महाजन पद बसे, जहां पे कबीलों वाले लोग थे, जहां इसे ही महाजन पद कहा जाता है। वही 16 नगर, महाजन पद के 16 नगर, जो महाजन पद, 16 महाजन पद जो थे वो यहीं पे थे। वो इधर बिहार उत्तर प्रदेश वैशाली से लेकर सीधा इधर हरियाणा, जब पंजाब से होते हुए इधर अरब तरफ थे। बिहार उत्तर प्रदेश, है ना, लखनऊ से होते हुए वैशाली, बिहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से होते हुए हरियाणा पंजाब से होते हुए ये उधर अरब के तरफ थे, है कि नहीं। ऐसे करके महाजन पद था। आप मैप अगर जानते हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं।
बहुत सारे महाजन पद थे दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, रुक जाइए। अंग, मगध, काशी, वत्सव, जैसे कि देखिए बहुत सारे महाजन पद है, जैसे अंग महाजन पद, काशी, वत्सव, है कि नहीं। इस तरह से कुल 16 थे। मैं आपको 16 महाजन पद का नाम लिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए, एक एक करके वो सब मैं आपको लिखा देने वाला हूं, वो सब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे थे। तो इस एरिया से शुरू हुआ था महाजन पद का, इस एरिया से लेकर के इस एरिया तक महाजन पद पूरा बसा हुआ था। देखिए सबसे पहले महाजन पद की लड़ाई दो जगह में, एक तो काशी, काशी महाजन पद, काशी महाजन पद, और एक नदी, एक जो नदी थी कंचनगंगा नदी, वो इन दो महाजन पद को बांटती थी, एक तो काशी और दूसरा मगध। काशी और मगध, मगध महाजन पद है ना, पद, मगध और अंग, सॉरी अंग, काशी नहीं, अंग महाजन। एक तो अंग महाजन पद, अंग महाजन पद, और दूसरा था काशी महाजन पद, काशी महाजन पद। ठीक है। एक नदी जो कंचनगंगा नदी थी, और भी गंगा नदी और भी सारी नदियां बहती थी, तो अंग महाजनपद और काशी महाजनपद को ये नदी जो थी ये बॉर्डर के रूप में काम करती थी। ये जो दोनों महाजनपद थे, ये जो एक राज्य था और ये एक राज्य था, इन दोनों राज्य के बीच ये नदी जो थी वो विभाजन का काम करती थी। अंग महाजनपद और काशी महाजनपद के बीच, सॉरी मगध महाजनपद है ना, मगध, माफ कीजिएगा, मगध महाजन, मगध। एक तो अंग महाजनपद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी इस बात पर, एक तो अंग महाजनपद, दूसरा मगध महाजनपद। इन दोनों के बीच ये नदी जो थी कंचनगंगा नदी, ये नदी क्या करती थी, बॉर्डर का काम करती थी। इस नदी के इस साइड मगध और उस साइड अंग महाजनपद था। दोनों में अक्सर विवाद और लड़ाई होते रहती थी, युद्ध होते रहते थे। क्या होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे। लेकिन युद्ध, क्योंकि मगध के पास ज्यादा सेना, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा औजार होने के कारण मगध जीत जाता है, और मगध महाजनपद फिर सबको मिलाकर एक महाजनपद बनाता है, जो मगध महाजनपद के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, बड़ा सा महाजनपद ये बना लेता है। लेकिन दोस्तों एक चीज हमें जानना चाहिए कि ये महाजनपद जो थे, जो लड़ाई हो रहा था इन लोग दोनों में, तो इन लोग का इसके आखिर ये महाजनपद इतना बड़ा कैसे बना, कहां से आया इतना औजार, कहां से आया इतने हथियार, कहां से आए इतने सेना, या कहां से आए इतने पैसे, आर्थिक व्यवस्था कहां से आई सभी लोग के पास। तो उससे इसको हम जानते हुए पहले ये जान लेते हैं कि ये सब हुआ कहां से, आया कहां से, नगरीकरण कब हुआ, है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो हमारा टॉपिक है नगरीकरण, नगरीकरण है ना, उसको समझिए। सबसे पहले तो नगरीकरण कैसे हुआ, जैसे ही देखा गया कि नदियां जो बहती थी, तो नदियों को, क्योंकि अब खेती बढ़ने लगा, क्योंकि खेती बढ़ने लगा, देखिए एक तो लोह के वजह से, लोहा का बढ़ना है ना, लोहा का बढ़ना, लोहा का आविष्कार, या फिर बोले आविष्कार, या लोहा का बढ़ना और लोहा का आविष्कार की वजह से, क्योंकि औजार ज्यादा बनने लगे, औजार ज्यादा बनने लगे, है ना, खेती करना आसान हो गया, खेती करना आसान हो गया। क्यों, क्योंकि मिट्टी में ज्यादा अंदर तक, मिट्टी में ज्यादा अंदर तक खुदाई करने लगे लोग, क्योंकि औजार, लोहे के औजार बने हुए थे। क्योंकि लोहा का औजार बनना शुरू हो गया, लोहा का आविष्कार शुरू हो गया, लोहा के बारे में लोग जानने लगे, तो क्योंकि लोहे से ऐसे ऐसे हथियार बनने लगे या ऐसे ऐसे औजार बनने लगे, जिससे खेत को ज्यादा गहराई तक जोता जाने लगा। जो लोहे के औजार बनाए जाने लगे, उससे खेत की ज्यादा जो नीचे तक गहराई तक खुदाई होने लगा, इससे उपज बढ़ने लगी, धान बढ़ने लगा, है कि नहीं। जब उपज बढ़ने लगी तो लोगों का आमदनी भी तो बढ़ने लगा, जब उपज बढ़ने लगी, जब वो बिकने लगा, वो लोगों का आमदनी बढ़ने लगा, और जब लोगों का आमदनी बढ़ने लगा तो सरकार ने टैक्स लगाना चालू किया। जब सरकार ने देखा, जब मगध के सरकार ने, या फिर जो कबीलों के जो राजा होते थे, वो जब देखने लगे कि खेती ज्यादा हो रही है, कमाई ज्यादा बढ़ रही है, या इंसान की जरूरत से ज्यादा उसके पास अब आ गया है फसल, तो क्या करने लगे, वो उस पर टैक्स लगाने लगे, वो उसको कर, और जब कर के, अभी के समय में क्या होता है,
अभी हमारे पास क्या हो रहा है, जितना हमारा लिमिट है, एक नॉर्मल इंसान का जितना लिमिट है खाने का, पीने का, घर चलने का, अगर उससे ज्यादा हम कमाते हैं तो टैक्स लगता है, हमारा टैक्स लगता है कि नहीं। अगर हम अपनी जो नॉर्मल इनकम है उससे ज्यादा हम कमा रहे हैं तो हमारा टैक्स लगेगा। उसी तरह से वहां भी हुआ था, मगध साम्राज्य में भी यही हो रहा था। क्या हो रहा था कि जब देखा गया कि ज्यादा उपज होने लगी, उपज इतना होने लगा कि जब घर के लोग खा पी के उनका गुजारा हो जा रहा था, बेच के भी उनका आमदनी आने के बाद भी उपज बच रही थी, तो उस बचत पे, उस उपज पे कर लगाने लगे, या बेचने जब लगे उस पे भी कर लगाने लगे। और टैक्स जब बढ़ने लगा, टैक्स जब कबीला का राजा टैक्स वसूलने लगा तो उसके पास धन आने लगे। और लोहा के बाद सिक्कों का प्रचलन जब चालू हुआ, सिक्कों का प्रचलन, क्या, सिक्कों का प्रचलन, जब 5 प्रकार के सिक्के बनाए जाने लगे, जब सिक्के बनने लगे तो सिक्कों से क्या हुआ, लेन देन आसान हो गया। पहले लेन देन किस तरह था, अनाज दो अनाज लो। याद करिए, आप याद करिए, मैंने आपको पहले के वीडियो में पढ़ाया होगा, या सिंधु सभ्यता के बारे में जब पढ़ा था तब आपको पढ़ाया होगा कि उस समय पर लेन देन का क्या नियम था, है कि नहीं, कि अनाज दीजिए और अनाज लीजिए। लेकिन जब सिक्का बनने लगा, जब महाजन पद में आते आते वैदिक सभ्यता पार होने लगा, जब महाजन पद आने लगा, जब लोहे की खोज बढ़ने लगी, उसकी आविष्कार बढ़ने लगे, और जब सिक्के बनने लगे, तो सिक्के से क्या हुआ कि लेन देन आसान हो गया। मुझे 1 किलो अनाज चाहिए, इतने सिक्के लीजिए, इतना ये चाहिए, इतने सिक्के लीजिए। सिक्कों का कारोबार बढ़ने लगा, और जब सिक्कों का कारोबार बढ़ने लगा तो वही सिक्के, वही मुहरे राजा के पास भी जाने लगे, तो उनका भी आर्थिक व्यवस्था बढ़ने लगा, उनका भी आर्थिक विकास होने लगा। और जब आर्थिक विकास होने लगा तो नगरीकरण होगा कि नहीं, जब आर्थिक विकास बढ़ने लगा दोस्तों तो नगरीकरण हुआ कि नहीं। सिक्के तो सिंधु सभ्यता से ही बनना शुरू हो गए थे, क्योंकि उसी समय से लोगों का शुरुआत हो गया था, तो धीरे धीरे और भी बढ़ने लगा, तो नगरीकरण वहां से हो गया। और जब नगरीकरण हो गया, नगरीकरण जब बढ़ने लगा तो आपस में युद्ध होना जायज सी बात है कि नहीं। जब आप ज्यादा पावर में आने लगोगे तो आप सोचोगे कि धीरे धीरे, देखिए एक नियम समझिए, पावर 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 का लॉ है ना, पावर का एक लॉ है ना, द लॉ ऑफ पावर। पावर का ये एक नियम है कि जब आप ज्यादा पावर में आने लगते हैं, जब आप ज्यादा समेटने लगते हैं, जब ज्यादा आपको मिलने लगता है, तब आपको लगता है कि और भी मुझे मिले, और भी पावरफुल बनूं, और भी जो चीजें हैं वो भी मैं अपने अंदर में कर लूं। अगर एक गांव, मान लीजिए आपने एक गांव को जीत लिया, मान लीजिए आपने एक गांव को जीत लिया, उससे आप पावरफुल हो गए, वो गांव आपने जीत लिया, उसकी आर्थिक व्यवस्था सब आपकी हो गई, आप और ज्यादा अमीर हो गए, तो आपको लगेगा कि नहीं अब एक और गांव जीतना है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, आपको तो लगेगा ही कि एक और गांव जीतते हैं, उसके बाद एक और गांव जीतेंगे। पावर जितना बढ़ता है उतना और बढ़ाने का मन करता है, पावर जितना बढ़ता है उतना और बढ़ाने का मन करता है। तो वही उस समय भी हुआ, जब एक नगरीकरण बढ़ने लगा तो लोगों को लगने लगा कि नगरीकरण होने लगा, मेरा आर्थिक विकास होने लगा, कबीले के राजा सोचने लगे। तो जब मगध साम्राज्य था, जो मगध साम्राज्य था, जब ये देखा कि मेरा पावर बढ़ रहा है, तो क्यों ना जो आगे का साम्राज्य है उसको भी मैं अपने में कर लूं। तो अंग साम्राज्य था, अंग साम्राज्य, अंग साम्राज्य, इन दोनों के बीच एक नदी बहती थी कंचनगंगा, जो इन लोग का बॉर्डर का काम करती थी। तो मगध साम्राज्य इस पे वार करने लगा, तो ये भी इस पे वार करने लगा, लड़ाई हुई, तो अंग साम्राज्य हार गया और मगध साम्राज्य जीत गया। और मगध साम्राज्य फिर बड़ा साम्राज्य बनाया और फिर राज करने लगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि मगध साम्राज्य इतना पावरफुल कैसे है, आज के समय में मगध साम्राज्य को अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि मगध साम्राज्य कितना पावरफुल है। देखिए, मान लीजिए कि ये है मगध साम्राज्य, ठीक है, ये है मगध साम्राज्य, क्या है, मगध साम्राज्य है ना, मगध साम्राज्य। देखिए, मगध साम्राज्य के पावरफुल होने का मेन 2-3 कारण ये था। सबसे पहली बात, ये तो चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई थी, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, चारों ओर क्या था, बड़े बड़े चट्टानों वाले बड़े बड़े पहाड़ियों से, चट्टान नहीं पहाड़ियों से। एक तो मगध साम्राज्य का पहला पॉइंट ये था कि वो चारों ओर बड़े बड़े चट्टानों, बड़े बड़े पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरी चीज, यहाँ पे खेती ज्यादा होती थी, खेती ज्यादा होती थी। खेती ज्यादा क्यों होती थी, क्योंकि 2-3 नदियां यहां से गुजरती थी, नदियां भी गुजरती थी 2-3, है कि नहीं, 2-3
नदियां भी यहीं से गुजरती थी, गंगा नदी, कंचन गंगा, ये सब बहुत सारी नदियां यहाँ से, कृष्ण नदी, ये सब गुजरती थी। और क्योंकि नदियां थी तो व्यापार भी, खेती भी ज्यादा होती थी। प्राकृतिक पावर भी था, है कि नहीं, प्राकृतिक पावर भी था, नेचुरल पावर भी इन लोग के पास था। और जब खेती ज्यादा होता था तो व्यापार ज्यादा होता था, व्यापार ज्यादा होता था तो आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ती थी। आर्थिक व्यवस्था जब बढ़ती थी तो एक साम्राज्य को सफल और संपूर्ण बनाती थी, है कि नहीं। जब खेती होने लगा, नदी का पानी सब सिंचाई में जाने लगा, जब ज्यादा खेती होने लगा, ज्यादा आर्थिक व्यवस्था होने लगा, तो एक मगध साम्राज्य का संपूर्ण संपन्न बना कि नहीं, भूतपूर्व संपूर्ण राज्य ये बन गया। और जब साम्राज्य इतना बड़ा हो, जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हो, तो दुश्मन को तो इंटर करना वैसे भी इम्पॉसिबल हो जाता है। और क्योंकि दुश्मन इम्पॉसिबल है एंटर करना, तब ये अकेले शांत तो बैठेगा नहीं, राज में तो रहेगा नहीं, इसको लगेगा इतना पावरफुल है, चलो और पावरफुल होते हैं, तो ये फिर अगले साम्राज्य में हमला करेगा। और इस तरह से मगध साम्राज्य फैलता गया। फिर मगध साम्राज्य का पाटलिपुत्र राजधानी बना। और क्योंकि जब मगध साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र बन गया तो पाटलिपुत्र में व्यापार होना चालू हुआ। दूर दूर से, दूर दूर राज्य से व्यवस्था, व्यापार होने लगा नाव के सहारे, क्योंकि जल था, जल मार्ग में सब व्यापार होता था, तो व्यापार बढ़ने लगा, तो मगध साम्राज्य और बढ़ने लगा। ये है कारण कि कैसे मगध एक जब पावर में आता है तो कैसे और भी चीजों को अपने लपेटों में ले लेता है। मगध समाज के ये कारण थे, है कि नहीं, समझ गए आप। चलिए एक बार मैं मगध साम्राज्य के बारे में अच्छे से फिर से बता देता हूं। मगध साम्राज्य, ये है आपका मगध साम्राज्य, ठीक है, ठीक है। ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, पहाड़ियों से, है ना। पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ऊपर से नदियां, नदियां थी बहुत सारी। स्ट्रक्चर को अच्छा से समझ ली, ठीक है। नदी है, ये नदी है ना, नदियां, मगध साम्राज्य, ठीक, नदियां, खेती, व्यापार, हाँ, ठीक। अब चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मगध साम्राज्य बहुत ही पावरफुल साम्राज्य था, बहुत ही संपूर्ण संपूर्ण साम्राज्य था, है कि नहीं। तो मगध साम्राज्य, जो मगध साम्राज्य था, उसका इतना पावरफुल होने का कारण क्या क्या था। सबसे पहला कारण यह था कि मगध साम्राज्य था वो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चारों ओर क्या था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पहाड़ियों से घिरा हुआ साम्राज्य, वैसे ही इम्पॉसिबल हो जाता था दुश्मन को अंदर घुसना, ऊंचा ऊंचा पहाड़ी को पार करके कैसे घुसेगा। दूसरा चीज, नदियां, कि एक नहीं दो तीन नदियां मगध साम्राज्य को लगती थी। तो दो तीन नदियां होने के कारण, नदियां जो थी वो दो से तीन थी, तो दो से तीन नदी, कंचन गंगा या गंगा नदी, कृष्ण नदी, ये सब कुछ नदियां थी। आपको मैं बता दूंगा डिटेल में। ये सब नदियां जो थी, देखिए डिटेल में वीडियो कहने का मतलब ये है, डिटेल में बातें बता देने मतलब है, आप सिर्फ ये सोच के मत पढ़िए कि ये सर मुझे सब नोट्स लिखाएंगे। नोट्स लिखाने का काम मैं नहीं करूंगा, मैं आपको समझा दूंगा वो टॉपिक, मैं आपको टॉपिक समझाना चाहता हूं ताकि वो गलती आप फिर से ना करें नोट्स से लिखने वाला। ये जो नोट्स बनाने वाला गलती बच्चे करते हैं ना, इसको कम करिए। नोट्स बनाना बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ नोट्स को छापना नहीं है, नोट्स बनाने का मतलब होता है एक बार आपने पढ़ लिया। नोट्स बनाने का मतलब क्या है पता है, एक बार आपने क्लास से पढ़ लिया, समझ लिया, रफ में आपने चीजें समझ ली, उसके बाद जब खुद से आप बैठते हैं, ना कॉपी ना किताब ना और कुछ ना मोबाइल, आप बस कॉपी खोले, अपना दिमाग को बंद किए और सोचना चालू किए जो आपने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा, और बस लिखना चालू कर दीजिए। वो होता है नोट्स। नोट्स का मतलब क्या है, आज के समय में बच्चे क्या करते हैं, नोट्स का मतलब सिर्फ उतारो, देख देख के उतारो, ये नोट्स समझते हैं। जबकि असल में नोट्स का मतलब क्या है आप समझिए। नोट्स का मतलब है, सबसे पहले आपने क्लास को देखा, आप स्कूल में हैं, आप कोचिंग में हैं, आप यूट्यूब में क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कोई भी क्लास करो, सबसे पहले आप क्लास को, अपने क्लास को अच्छा से देखा। क्लास को देखते हुए आपने रफ कॉपी रखा था, उसमें रफ में समझते गए चीजें। और फिर जब आप एक बार शांत मन से बैठेंगे, आपने आंख को बंद करेंगे, किताब को साइड करेंगे, मोबाइल को साइड करेंगे, आप क्लास में नहीं, अपने घर में या कहीं भी अच्छे से बैठे हैं, और खुद से जब आप शुरू करेंगे सोचना कि मैंने मगध साम्राज्य के बारे में क्या क्या पढ़ा, और उस मगध साम्राज्य के बारे में जब आप खुद से लिखना चालू करेंगे ना,
उसे नोट्स कहा जाता है। वो होता है असली नोट्स। वो नोट्स आपको मदद करेगा रिवीजन करने में। आप देख देख के उतार उतार के नोट्स बना तो सकते हैं, लेकिन उसको रिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि वो भरा हुआ रहेगा। तो ये गलती कभी नहीं करेगा नोट्स बनाने। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य का सफल होने का और इतना पावरफुल होने का कारण क्या था? पहला कारण, चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ था। दूसरा कारण, 2-3 नदियां थी इसमें जो इसको खेती करने में मदद करती थी। खेती करने में मदद करती थी, मदद है कि नहीं? क्योंकि नदियां जुड़ती थी 2-3, तो खेती में मदद होता था। खेती हुआ तो फसल उगी ज्यादा, फसल ज्यादा हुआ, और जब फसल ज्यादा हुआ तो व्यापार बढ़ने लगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक व्यवस्था तो बढ़ेगी ही। सीधी सी बात है। नदियां क्योंकि मिल रही है तो खेती ज्यादा हो रही है, खेती ज्यादा हो रही है तो व्यापार ज्यादा हो रहा है, व्यापार ज्यादा हो रहा है तो इकोनॉमिकल क्राइसिस कम हो रहा है और इकोनॉमिकल पावर बढ़ रहा है, आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है। और जब आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी तो सामाजिक व्यवस्था खुद ब खुद समझ जाएगी। सामाजिक व्यवस्था खुद ब खुद समझ जाएगी। देखिए, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था होती है और धार्मिक व्यवस्था होती है, ये डिपेंड करती है आर्थिक व्यवस्था पे। समझ रहे हैं? धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था डिपेंड करती है आर्थिक व्यवस्था पे। अगर आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है तो धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों तहस नहस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कैसे? आज के समय में अमेरिका का इकोनॉमिकल पावर सबसे ज्यादा है। आज के समय में आर्थिक व्यवस्था अमेरिका का अच्छा है, तो वहां पे धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं हो सकता, वहां पे धर्म के नाम पे लोगों को लूटा नहीं जा सकता, वहां पे धार्मिक व्यवस्था खराब नहीं हो सकती है, वहां पे सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी रहेगी। लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे की चुगली नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। क्यों? क्योंकि आर्थिक व्यवस्था सबके पास। जहां पे आर्थिक व्यवस्था कम होता है वहीं पे सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था तहस नहस होती है। अभी इंडिया में क्या होता है? अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस कम ज्यादा है, अगर आर्थिक व्यवस्था अच्छा नहीं है यहाँ पे, तभी तो लोगों की कमाई ज्यादा नहीं है, लोग अपने में व्यस्त नहीं है, तभी तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है। एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे से लड़ाई करना, और धार्मिक व्यवस्था में बिगड़ती है। ढोंग रचना, इस धर्म का बुराई करना, उस धर्म का बुराई करना, इस जाति के लिए लड़ना, उस जाति के लिए लड़ना। क्यों होता है? क्योंकि आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है। तो आर्थिक व्यवस्था सही रहेगा तभी सामाजिक व्यवस्था सही रहेगा और धार्मिक व्यवस्था भी सही रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप अपने समाज में और अपने धर्म में सबसे ऊंचा होना चाहते हैं तो आप अपना बस आर्थिक व्यवस्था ठीक कर लीजिए। अगर आप अपने समाज में और अपने धर्म में सबसे ऊंचा रहना चाहते हैं तो आप अपना आर्थिक व्यवस्था ठीक कीजिए। आप खुद ब खुद समाज में भी ऊपर रहेंगे और अपने धर्म में भी ऊपर रहेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पे आर्थिक व्यवस्था कमजोर रहती है वहां पे सामाजिक व्यवस्था भी कमजोर रहती है और धार्मिक व्यवस्था भी कमजोर रहती है। जिस देश का आर्थिक व्यवस्था अच्छा है वहां धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं होता, वहां समाज के नाम पे लड़ाई नहीं होता। जिस देश का आर्थिक व्यवस्था कमजोर है वहीं पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाई होता है और समाज के नाम पे लड़ाई होता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मगध साम्राज्य के बारे में हमने समझ लिया। क्योंकि चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई थी, नदियां थी, खेती होता था, फसल ज्यादा होता था, व्यापार बढ़ता था, व्यापार बढ़ा तो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था भी सुधरी, है ना, आर्थिक व्यवस्था सुधरी तो सब ठीक होने लगा। तो मगध साम्राज्य पावरफुल और संपूर्ण बन गया। यह था मगध साम्राज्य के सफल बनने का कारण, पावरफुल बनने का कारण। ठीक है, चलिए आगे क्या जान पाएंगे हम देखते हैं। यहाँ तो लगभग जो मेन चीजें थी वो तो हमने कवर कर ही ली है कि नहीं। साम्राज्य का विस्तार हमने देख लिया कैसे कैसे था, मगध साम्राज्य इतना पावरफुल क्यों था। अब कल के वीडियो में जब हम पार्ट 2 लेके आएंगे महाजनपद का, तो उसमें हम महाजनपद के 16 पदों के नाम आपको सिर्फ लिखाएंगे नहीं, 16 पदों के बारे में समझाएंगे और 16 पद ऐसे बताएंगे कि कभी आपको भूलना नहीं पड़े। तो ठीक है दोस्तों, इतना देर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने आपको पहले भी कहा है। देखिए दोस्तों एक बात समझिए, मैं लंबे लंबे वीडियो अभी इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं अभी छोटा क्रिएटर हूं, मेरा चैनल नया है, मैं अभी ज्यादा दूर तक पहुंचा नहीं हूं। अगर मैं लंबे लंबे वीडियो बनाऊंगा तो शायद आप वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे। अभी मैं इतना छोटा वीडियो बनाता हूं तो भी इसमें कम व्यूज ही आ रहा है। अगर लॉन्ग वीडियो बनाने लगूंगा तो शायद व्यूज और कम आए। तो छोटे छोटे वीडियो में अभी इसलिए बनाता हूँ, 10 से 15 से कहीं कहीं आधा घंटा का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप वीडियो में कंसिस्टेंसी से बने रहें, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि जो भी चैप्टर में पढ़ाया, जो भी मैं समझाने का कोशिश किया वो आप अच्छे से समझ जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अभी तक बने रहे उसके लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।